और जितने भी प्रतिभागी हैं, ऐसे समस्त बंधुगण, सभी छात्र और छात्राएं, अन्य महानुभाव, मैं इस जनजातीय क्षेत्र के शिक्षकों और विद्यार्थियों से बात करने का जो मुझे मौका मिला है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। विगत कई माह से कोरोना महामारी एक वैश्विक संकट के रूप में सबके सामने सुरसा के समान मुंह फैलाकर निकलने के लिए आतुर है। यह मानव के जीवन संघर्ष की अग्नि परीक्षा ले रही है। इसके प्रभाव से विश्व का कोई भी भाग अछूता नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि यह बीमारी सभी को अपना ग्रास बनाने के लिए तत्पर है, बिना जाति, धर्म, संस्कृति, रंग, नस्ल और नागरिकता का भेद लिए हुए। ये किसी में भेद नहीं कर रही। एक ऐसी भयंकर महामारी के रूप में आज हमारे सामने ये प्रस्तुत है। ऐसी विषम आपदाओं से मानवजात सदियों से जूझती आई है। अपनी प्रचंड जीवंतता, जिजीविषा और संघर्ष क्षमता से आपदाओं को मानव जगत ने परास्त भी किया है। लाखों लोग कोरोना से ग्रस्त हैं। रोज यह रोग दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ रहा है। इससे संक्रमित होने वालों को देखा जाए तो बहुत जल्दी ही करीब 1 करोड़ तक पहुंचने ही वाली है, परंतु उससे अधिक तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। संक्रमण और मौतों के इतर इसके अन्य दुष्प्रभाव जो अभी आंकना शुरू हुआ है, आज हम ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि सृष्टि के बनने में सदियां लगती हैं और उजड़ने में पल भर की भी देर नहीं लगती। किसी भी देश के विकसित होने और न होने के आजकल के मानकों में उस देश की अर्थव्यवस्था सर्वोपरि मानी जाती है। कोरोना के काल ने धन कुबेर देशों को घुटने के बल भी लाकर खड़ा कर दिया है। चिकित्सा सेवाएं उनमें अग्रणी देश हैं, उनके डॉक्टर्स और परमाणु शक्ति संपन्न देश भी इस अदृश्य दुश्मन से गंभीर चिंता में हैं। हमारे देश के संदर्भ में देखें तो करोड़ों कर्म योद्धा जो अपने श्रम के पुरुषार्थ से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं, देखते देखते अपने ही देश में रातों रात अपने घर को लौटने को मजबूर हुए। अनेक समय में काल से कौलित हो गए। कृषि प्रधान देश के हमारे किसान भाई बहन मौत और भय की आशंका में देशवासियों का पेट भरने को निरंतर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। असंख्य दिहाड़ी श्रमिक बेघर और बेसहारा हो गए। सबके जीविकोपार्जन का अल्प सहारा भी इस कोरोना ने छीन लिया। देश का भविष्य माने जाने वाला किशोर और युवा वर्ग अपनी शिक्षा की यात्रा में बीच मझधार में अटक गया है। नन्हे नौनिहाल अनचाही पिंजरे के पंछी बनकर रह गए। ऐसी विभीषिका जो किसी कालखंड में किसी देश विशेष में रही हो या न रही हो, लेकिन एक ही पीड़ा से पूरे विश्व को एक ही समय में ग्रसित करने वाली ये अनूठी घटना है। इस कोरोना ने चौं दिशाओं में चुनौतियों का अंबार खड़ा कर दिया है।
सभी लोग इसी असमंजस में हैं कि भीषण भयावह महामारी से निपटने की शुरुआत कहां से की जाए। किसान, मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक के सामने रोजगार की समस्या खड़ी है। बरसात के मौसम में नई फसल बोने की शुरुआत हो गई। आज हर देशवासी इस कोरोना से इतना भयभीत है कि उसके लिए काम पर लौटना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बंद पड़े उद्योग धंधों को फिर से पटरी पर लाना, किसानों को कर्म भूमि में पुनः उसी उत्साह से संलग्न करना, देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को उसी ट्रैक पर फिर से लाना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा फिलहाल बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण की बढ़ती गति को थामना है। जब तक कोई विश्वसनीय इलाज नहीं मिल जाता, तब तक संक्रमितों को समुचित इलाज उपलब्ध कराना भी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन हमारी संस्कृति और देश की छाती में वे अमृत कण हैं जिनसे इस संकट से निकल जाने के अनेक रास्ते बन जाते हैं और आगे भी हमारी राहें आलोकित होती रहेगी। कहा जाता है कि जो कमजोरी होती है वही मर्ज की दवाई भी बनती है। हमारे स्वर्णिम इतिहास में अनेक ऐसे अध्याय हैं जो शाश्वत हैं, जिनमें आज भी सफलता के सूत्र छिपे हैं। आवश्यकता मात्र इस बात की है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। सादा जीवन, उच्च विचार, स्वावलंबी बने, अपनी आवश्यकताएं न्यूनतम रखें। परिवार और सांस्कृतिक मूल्यों से ही स्वयं और देश की रक्षा होगी। प्रकृति हमारी देवता है, जिसके उपयोग, संरक्षण, परिवर्धन ही हमारे ध्येय बने। आत्मनिर्भर बने, श्रमवीर बने। आज परंपरागत मानव मूल्यों से सदियों से हम साक्षात्कार करते हैं। इस संकट काल में सर्वत्र इम्यूनिटी बढ़ाने, हमारे रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले परंपरागत औषधीय वनस्पतियों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। वह दिन दूर नहीं जब भारतीय शास्त्रों और साहित्य में छिपे और अभिव्यक्त अमृत सूत्रों से विश्व भी भारतीय संस्कृति को स्वीकारने लगेगा। भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति की वैज्ञानिकता आज भी बनी हुई है। उसने विगत शताब्दियों के मिथ्या ज्ञान के कुहासे से परत उघाड़ी है। सरकारें अपना लोक कल्याणकारी कार्य करती रहेगी, जीविकोपार्जन के संसाधन जुटाती रहेगी, लेकिन आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन के सूत्र ही दीर्घजीवी और शाश्वत सिद्ध होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के लगभग 550 मामले सामने आए हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इनमें से 1% से भी कम जनजातीय बंधु संक्रमित हुए। यह आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि जनजातीय व्यक्तियों ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखा है। ऐसा उनकी परंपरागत जीवन प्रणाली से संभव हो सका है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बधाई देता हूं और साथ ही यह हम सभी के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी है। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से जिनके नाम से इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है, गोविंद गुरु जी, जो जनजातियों के नेतृत्व करता थे, मुझे जानकारी है कि 1890 के दशक में उन्होंने जनजातियों के बीच में एक संप सभा बनाई थी। संप सभा इसलिए बनाई थी कि लोगों का आपस का मेल मिलाप होता रहे और सात्विक दिशा की तरफ रुक जाए, लोग सत्कर्म करें,
नैतिकता युक्त व्यवहार करें, आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, पूजा पाठ करें। जो भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है उसको अपने जीवन में अपनाएं। उस संत सभा का यही काम था और संत सभा के माध्यम से उन्होंने काफी प्रवास किया। और संत सभा इसलिए बनाया उन्होंने कि 1871 में अंग्रेजी हुकूमत ने ये जनजातियों के खिलाफ एक आपराधिक कानून बनाया था और उस समय सामान्य रूप पर यह लगातार कहा जाता रहा कि जो जनजाति है ये जरायम पेशा में लिप्त है और जरायम पेशा में लिप्त है तो सभी जनजातियों को गिरफ्तार करना है। उसका नेतृत्व, उसके विरुद्ध संघर्ष करने का आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया था। आपको जानकारी होगी, डूंगरपुर गए थे, वहां से उनको पकड़ा गया था, उनके परिवार को पकड़कर जेल में डाला गया था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हुआ था जनजाति का। और हमारे अभी मनजीत सिंह जी ने इस बात का उल्लेख किया कि मानगढ़ जिसका केंद्र था वहीं लोगों को बुलाते थे। नैतिकता युक्त व्यवहार कैसा होता है, लोगों को प्रशिक्षण देते थे, कोई शराब नहीं पिएगा, किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा, इस पर की बात वो निरंतर कहा करते थे। अंग्रेजी हुकूमत इसे भयातंकित हुई थी। कई जगह उनको पकड़ने की कोशिश की गई थी। हजारों भीड़ जो मानगढ़ में उपस्थित थे, चारों तरफ से उनको अंग्रेजी हुकूमत ने घेर लिया और 17 नवंबर 1913 को हमला किया, लड़ाई हुई। उसमें 100 से ज्यादा भीड़ मारे गए और उसी समय गोविंद गुरु जी 900 साथियों के साथ गिरफ्तार भी कर लिए गए। लेकिन गोविंद गुरु ने जनजातियों के बीच में नैतिकता युक्त व्यवहार कैसा होता है, हमें किस तरीके से अपना आचरण करना चाहिए, जिसके कारण लोगों के मन के अंदर हमारे प्रति सद्भाव पैदा हो, इसे संत सभा बनाकर मेरे मिलाप के द्वारा उनके अंदर की आत्मिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। वह आत्मिक शक्ति आज भी उसमें विद्यमान है। उस आत्मिक शक्ति के आधार पर अगर मैं कहूं कि वहां इम्यूनिटी में बढ़ोतरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त है और इसी का परिणाम है कि उनका कोरोना भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। कोरोना के जंग में भी जनजाति क्षेत्र में वो परास्त करने में सक्षम हो रहे हैं। मित्रों, प्रकृति से अत्यंत सामीप्य रखने वाली जनजातियां आज भी परंपरागत जीवन विधि को अंगीकार किए हुए, प्रकृति में विश्वास रखते हुए यह लोग अपनी जीविका चला रहे। उनकी मजबूत प्रतिरोधक क्षमता इसी का परिणाम है। आज की अर्थव्यवस्था को गांव और नगर के बीच बांटकर नहीं देखा जा सकता। इस वैश्विक संकट में गांव आधारित कृषि उद्योग का मॉडल पूर्ण संभावना ली है, जहां इससे ग्रामीण इलाकों से पलायन रुकेगा, वहीं कर्ज की समस्या और फसल के वाजिब दाम न मिलने से भी निजात मिल सकेगी। निर्यात क्षेत्रों में बहुत से सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम देश में किया जाना, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मेकिंग और पैकेजिंग में अनेकानेक अवसर है। यद्यपि कोरोना संकट से अभी पर्यटन को बहुत आघात पहुंचा है, किंतु भविष्य में हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की अपार संभावनाएं हैं। क्लस्टर आधारित बाजार, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, डिजिटल भुगतान आदि ऐसी ही नई दिशाएं हैं जो अब आवश्यक भी है। और लोकल फॉर वोकल से विकास मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम भी है। जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटी छोटी ऐसी निर्मितियां हैं जिसको अगर बाजार के अंदर
प्रभावी तौर पर प्रचारित किया जाए तो उससे लोग अपनी आजीविका सक्षमता पूर्वक चला सकते हैं और उस क्षेत्र में चला रहे हैं, कर रहे हैं। जिस प्रकार की इनको सुविधाएं प्रदान की जा रही है, सुविधाओं के आधार पर इधर की तरफ बड़े तेजी के साथ लोग अग्रसर हुए हैं। और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल होगा, लोकल ग्लोबल होगा, इस प्रकार का नारा बुलंद किया है और उसके लिए सहयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो आत्मनिर्भर भारत को सक्षम और प्रभावित बना सकने में समर्थ होगा। वह इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही अधिक संभावनाएं निर्माण करती हैं और उस दिशा में लोग लग भी रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी विजय निश्चित है। निश्चित ही हमारा देश पुनः एक बार नई ऊर्जा एवं नई ताकत के साथ उभरेगा और पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। आने वाले समय में भारत के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे, नए विदेशी निवेश होंगे, नए रोजगार के अवसर बनेंगे, जीवन फिर से पटरी पर होगा। हमारे कोरोना वायरस, हमारे प्रशासन, हमारे कर्मवीर, हमारी सरकारों का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और निश्चित ही नए बेहौशाली भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। सृष्टि में सत्य और असत्य का संघर्ष कालजयी रहा है। यह संघर्ष केवल शस्त्रों और शास्त्रों का ही नहीं, अपितु दृष्टि, वृत्ति और चित्त का भी संघर्ष है। हो सकता है अल्पकाल के लिए आसुरी शक्तियां और वृत्तियां समर जीतती नजर आए, लेकिन अंत में जीत सत्य की, सात्विकता की और सुदृष्टि की होती है। यही सत्य, सात्विकता और सुदृष्टि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है और वही आत्मविश्वास इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षम होती है। बड़े से बड़े महामारी का सामना करने में यह दृष्टि ही उपयोगी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में उस दिशा में लोग आचरण व्यवहार करते हुए इसको मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले काल में विशेषकर मैं कह सकता हूं जनजातीय क्षेत्रों में एक आदर्श प्रस्तुत होगा कि उन्होंने अपने इस ताकत, आत्मविश्वास और हिम्मत के कारण कोरोना जैसे महामारी को भी मात दिया है। ये मेरी पूरा विश्वास है और ये विश्वास व्यक्त करते हुए, शुभकामना व्यक्त करते हुए जो आपने वेबिनार आयोजित किया है, मैं श्री प्रोफेसर कैलाश सुडानी जी को, आयोजनकर्ताओं को, सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आपने बुलाया, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।